Jai Bharat everyone. Again I am here with a new टॉपिक दैट इज़ फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से और हमारी डेली लाइफ से बिलोंग करता है. ठीक है, तो आज मैं आपके लिए जो है काफ़ी सारी जानकारी फंडामेंटल राइट्स के बारे में लेकर आई हूँ. आगे आने वाली स्लाइड्स में आपको डिटेल में इसके बारे में बताने वाली हूँ, लेकिन इसके पहले आप इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे डांगी एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब भी करें. साथ ही साथ लास्ट वीडियो में भी जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि जिन स्टूडेंट्स को इन जो स्लाइड्स में बना रही हूँ उनके पीडीएफ अगर रिक्वायर्ड हैं तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं एंड दैट पीडीएफ आर अवेलेबल इन द गिवन लिंक. तो वीडियो के साथ ही जो है आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे. सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डेफिनेटली यू हैव टू डू कमेंट ओनली ऑल्सो दैट कि अगली बार जो मैं है अपने वीडियोज़ में और ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन कर सकूँ. थैंक यू वेरी मच. सो लेट्स स्टार्ट द फंडामेंटल राइट्स. So before we took that fundamental rights, the meaning of the fundamental rights, we must know about the meaning of rights. So what are rights? The rights are the social requirements and essential for development of one's personality. Right are legal, social and ethical. Hence these are fundamental. अब जैसे कि सबसे पहली चीज़, दीज आर द सोशल रिक्वायरमेंट, हमारी सामाजिक ज़रूरतें हैं. ठीक है, एक ऐसे जैसे कि कहा जाता है कि मानव जो है एक सामाजिक प्राणी है. अब सामाजिक प्राणी है मतलब क्या? वो समाज में रहता है, वो अपनी हर एक चीज़ के लिए दूसरे पे डिपेंड करता है. मतलब हम सोसाइटी में साथ रहते हुए इंटर डिपेंड करते हैं. हमारी ज़रूरतें कोई और पूरी करता है, किसी और की ज़रूरतें हम पूरी करते हैं. तो इस तरीके से हम एक सामाजिक प्राणी हैं, हम अकेले नहीं रह सकते. और जब ऐसी कोई स्थिति बनती है कि हमें समाज में रहना है, when we have to do interaction and when we are interdependent, then these rights must, हमें कुछ अधिकार मिलने चाहिए ताकि हम सुचारू रूप से या बहुत ही सिस्टमेटिकली जो है वो सोशल एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकें. सो राइट्स आर द सोशल रिक्वायरमेंट्स एंड एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ वंस पर्सनालिटी. ये हमारी जो है पर्टिकुलर पर्सनालिटी को भी डेवलप करते हैं, डेवलप करने में मदद करते हैं. ओके, राइट्स आर लीगल, सोशल एंड एथिकल. ये लीगल होते हैं. लीगल दैट मीन्स दीज आर प्रोवाइडेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी कंट्री. सेकेंड, सोशल. अगेन जैसे कि सोशल इंटरेक्शन की बात मैंने कही कि ये सोशल रिक्वायरमेंट है. एंड एथिकल, ये जो है एथिक्स, एक तरीके से एथिक्स का काम करते हैं हमारी लाइफ में. सो दीज आर कॉल्ड द फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल मतलब मौलिक. ये हमारे मौलिक अधिकार हैं जो हमें मिलने ही चाहिए. हमें इन्हें मांगना नहीं पड़ता है, ये हमें मिलने चाहिए. सो इन इंडिया आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स सम fundamental rights. These rights allow people to grow and prosper in an environment of freedom, equality and justice. अब ये जो rights होते हैं, जैसे कि मैंने कहा ऊपर हमने देखा कि it is essential, these are essential for the development of one's personality. तो जब हम इंडिविजुअल पर्सनालिटी की बात करते हैं या एक सोसाइटी के एक ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं, प्रॉस्पेरिटी की बात करते हैं, तो ये राइट्स हमारी मदद करते हैं. दे हेल्प अस टू ग्रो एंड प्रॉस्पर इन एन एनवायरनमेंट ऑफ फ्रीडम, इक्वलिटी एंड जस्टिस. मतलब हमें आज़ादी के साथ जीने का, समानता से जीने का और न्याय संगत तरीके से जीने का अधिकार देते हैं ये मौलिक अधिकार. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंडामेंटल राइट्स. अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और फंडामेंटल राइट्स, हम बहुत लकी हैं एज एन इंडियन हम बहुत लकी हैं कि हमें फ्रॉम डे वन वी गेट दीज फंडामेंटल राइट्स. हमें किसी भी तरह का कोई सैफ्रगेट मूवमेंट जो है वो लॉन्च नहीं करना पड़ा, हमें ना तो इसके लिए डिमांड करनी पड़ी. जिस दिन से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाना स्टार्ट किया तो उन्होंने अलग अलग कंट्रीज़ की कॉन्स्टिट्यूशन को रीड किया, स्टडी किया और उसमें से जो भी इम्पोर्टेंट एसेंशियल जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट्स जो थे वो उनको जो है बोरो किया था. तो इसी तरीके से फंडामेंटल राइट्स भी जो है वो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं. एक तरीके से इनको जो है वो इंडिया का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है. ओके, सी द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड सिटीजन द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट. हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें 6 फंडामेंटल राइट्स दिए हैं. The Constitution of India provided 6 fundamental rights to its citizen. The first is right to equality.
समानता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आपको कहीं एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो, ठीक है, इसके लिए भी आपके पास राइट है। देन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, cultural and educational right, and last but not least and the most important right, that is right to constitutional remedies। ठीक है, ये 6 फंडामेंटल राइट्स हमें हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से मिले हुए हैं। अब एक एक करके हम इसकी डिटेल देखते हैं। सो द फर्स्ट इज राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी, जैसे कि पहले हमने देखा कि समानता का अधिकार। अब किस तरह की समानता? हर तरह की समानता। सी, इक्वलिटी बिफोर लॉ implies all persons are considered equal in the eyes of law. Each and every person which belongs to our country is equal before the law or before the constitution. हमारे संविधान के सामने देश का हर नागरिक जो है वो समान है। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और जेंडर। हम किसी के भी साथ या हमारे साथ कोई भी किसी भी तरीके से धर्म, जाति, रंग और जेंडर के आधार पर, लिंग के आधार पर किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं कर सकता। अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड एंड इज कंसिडर्ड एज अ क्राइम। अनटचेबिलिटी को हम यहाँ क्यों इंक्लूड कर रहे हैं? क्योंकि somehow in the ancient time of India there were the categories, 4 categories और 4 classes were there, the ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और उस समय हम देखते हैं कि एक बहुत ही एक नेगेटिव एक्सपीरियंस है सोसाइटी का कि अनटचेबिलिटी वॉज देयर। बट क्योंकि अब हम 1947 के बाद एक राष्ट्र बनने जा रहे थे, तो उस समय कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि इस तरह की जो सोशल एविल्स हैं उनको भी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ही जो है पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए, ताकि देश के सभी नागरिक एक साथ जो है वो ग्रो कर सकें। तो अनटचेबिलिटी को जो है राइट टू इक्वलिटी के अंतर्गत पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया है। इट इज़ एबोलिश्ड एंड इज कंसिडर्ड एज अ क्राइम। अगर आप कहीं भी किसी के साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं या आपके साथ इस तरह का कहीं भी व्यवहार होता है तो ये एक क्राइम है। ऑल सिटीजन हैव एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस। अब हर व्यक्ति, देश का हर व्यक्ति हर जगह जाने के लिए समान रूप से स्वतंत्र है। ऑल सिटीजन हैव इक्वल एक्सेस टू एम्प्लॉयमेंट। साथ ही साथ हर एक व्यक्ति को अपनी क्षमता, अपनी कार्य क्षमता और अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स और द कैपेबिलिटी दे कुड गेट एम्प्लॉयड, है ना। हमको जो है कहीं किसी भी तरह का एम्प्लॉयमेंट, हम अगर बिजनेस इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो हम अपना बिजनेस डाल सकते हैं। अगर हम जॉब करना चाहते हैं तो हमें उसके अकॉर्डिंग कैपेबल बनना होगा। सो ऑल दीज इक्वलिटीज आर इम्प्लीमेंटेड बाय दिस फर्स्ट लॉ, दैट इज राइट टू इक्वलिटी। Now the second is right to freedom, again an important right. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब इस राइट के थ्रू हमको किस किस तरह की फ्रीडम मिली हुई है? फ्रीडम मतलब जो है वो उच्छृंखलता की बात नहीं कर रहे हम यहाँ पे, है ना। दैट फ्रीडम दैट हैव सम सेंस, वो आज़ादी जो आपके लिए, आपकी उन्नति के लिए मायने रखती है, साथ ही साथ दूसरों के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, है ना। उच्छृंखलता जो होती है वो इस तरह की होती है कि वी आर फ्री, हमें कोई कुछ कह नहीं सकता है या हमें कोई कुछ कर नहीं सकता, हमारे पास मसल्स और मैन पावर है, नहीं, दिस इज़ नॉट डन। राइट टू फ्रीडम हमें ये इंश्योर करवाता है कि एक देश के, एक कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री के नागरिक होने के नाते, एक सिटीज़न होने के नाते आपको किस तरह की स्वतंत्रताएं जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है। सो लेट्स सी, द फर्स्ट वन इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आपको भाषा की स्वतंत्रता दी हुई है, आपको बोलने की स्वतंत्रता दे दी हुई है, आप अपनी मन की बात जो है वो शब्दों के द्वारा बयान कर सकते हैं। लेकिन वापस यहाँ पे इसका जो है सेकेंड पार्ट भी मैं ये शेयर करना चाहूँगी कि इस तरह की भाषा का यूज़ ना करें, उपयोग ना किया जाए जिससे कि किसी और पर्सनल की डिग्निटी हर्ट हो। फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। आप कहीं भी किसी भी पर्पस से जो है गैदर हो सकते हैं, असेंबल हो सकते हैं, सभाएं आयोजित कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे किसी भी तरह के आर्म्स या कोई हथियार नहीं होने चाहिए। फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन। आप किसी भी तरह के संगठन का निर्माण कर सकते हैं। फ्रीडम टू मूव फ्रीली। आप अपने देश में राइट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट, वेर एवर यू वॉन्ट टू गो यू कैन मूव फ्रीली। फ्रीडम टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। आप कहीं भी देश के किसी भी हिस्से में, भारत के अंदर की बात करिए, पॉलिटिकल बाउंड्री, विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ द country, the nation of India, you can reside.
आप किसी भी जगह से, मान लीजिए एजुकेशनल पर्पस से आपको अपनी सिटी को छोड़ के जो है कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, अपने मनपसंद कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कहीं और जाना है, तो वहाँ पे आपको किसी भी जगह पे रहने का, आपको जॉब करने के लिए जाना है, आप घूमने फिरने के लिए जाते हो, एज अ टूरिस्ट आप जा सकते हो, तो आपको कहीं भी देश में घूमने फिरने का और कहीं भी रहने का समान रूप से अधिकार है। फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन, आप किसी भी तरह का प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन ग्रैब कर सकते हो, इसकी भी पूरी पूरी आज़ादी आपको आपके कॉन्स्टिट्यूशन से मिली हुई है। सो ऑल दीज टाइप ऑफ द फ्रीडम्स वी गेट फ्रॉम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगेन एक चीज़ यहाँ पे मैं डेफिनेटली बोलना चाहूँगी कि इस आज़ादी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी आज़ादी को एंजॉय करते समय दूसरे की आज़ादी के हक को भूल जाएं। नाउ द थर्ड वन इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन को हमको थोड़ा सा डिटेल में जाके समझना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ एक जो है पर्टिकुलर एक पॉइंट से रिलेट नहीं करता है। जैसे कि एक्सप्लॉयटेशन यानी आपका कहीं भी जो है उत्पीड़न हो रहा है ना, अगर आपके अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप डेफिनेटली इसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। लेकिन स्पेशली हमारी गवर्नमेंट ने यहाँ पे इसको 3 तरीके से मेंशन किया है। द फर्स्ट वन इज चाइल्ड लेबर, द सेकेंड इज ह्यूमन ट्रैफिकिंग और द थर्ड वन इज बिगार। लेट्स सी। देखिए ये इमेजेस आपको दिखाई दे रही हैं, यहाँ पे मैंने कुछ इमेजेस जो है वो शो किए हैं, थोड़ा सा इसको इसका जो है वो इनिशिएटिव क्रिएट करने के लिए कि बच्चे जो है वो काम कर रहे हैं। हेल्प मी का एक साइन आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज़ बिलोंग्स टू ह्यूमन ट्रैफिकिंग। एंड जो है कुछ बच्चों के द्वारा बनाए हुए पोस्टर्स भी हैं कि जो फर्स्ट ऑफ पोस्टर में जो है बच्चा कामगार है, वो काम कर रहा है और उसके लिए दुनिया जो है वो बहुत ख़राब है। लेकिन दूसरे ही में जो है उसी पिक्चर के सेकंड पार्ट में कुछ बच्चे स्कूल जा रहे हैं, दे गेटिंग एजुकेशन, तो उनके लिए जो है दुनिया बहुत अच्छी है। तो हम ये इंश्योर करते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस राइट के थ्रू ये इंश्योर करता है कि हर एक बच्चे को शिक्षा का समान अधिकार मिले। ऐसे कुछ बच्चे जो गरीबी या जो जिनकी फैमिली में जो है इकोनॉमिकल क्राइसिस होते हैं, उन बच्चों को मजबूरीवश काम पर जाना पड़ता है या उनके पेरेंट्स ना चाहते हुए भी उन्हें काम पे लगा देते हैं बिफोर 14 ईयर्स ऑफ एज। तो इस तरह के बच्चों के लिए जो है ये राइट हमारे लिए या इन बच्चों के लिए बहुत मदद करता है। लेट्स सी इन द डिटेल। Right against exploitation, it's especially categorized in 3 social problems. The first one is child labor. Prohibition of child labor. Children under 14 years of age. आप 14 साल तक के बच्चों को किसी भी तरीके की किसी भी हैजर्डस कंडीशन में काम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। बच्चों का जो अधिकार है वो है शिक्षा। इस उम्र में बच्चों का शिक्षा का अधिकार सबसे बड़ा अधिकार होता है और उनसे वो छीना नहीं जाना चाहिए। इसलिए गवर्नमेंट ने इस जो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन को यहाँ पे इंक्लूड किया है एज अ चाइल्ड लेबर, कि भैया बच्चे को जो है वो लेबरशिप में इन्वॉल्व ना किया जाए बल्कि उसके बदले उसको स्कूल भेजा जाए। द सेकेंड वन इज ह्यूमन ट्रैफिकिंग। Prevent traffic in human beings, especially this we faced in the case of the girls and the children. दोनों का ही एक्सप्लॉयटेशन होता है और दोनों को ही जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में भी सेल होते हैं। तो इस तरीके की ह्यूमन ट्रैफिकिंग या मानव तस्करी जिसे हम कहते हैं, मानव तस्करी को रोकने के लिए ये भी एक बहुत ही वर्स्ट पार्ट है हमारी सोसाइटी का या किसी भी सोसाइटी का। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली द इंडियन सोसाइटी, इट कुड बी द वर्स्ट पार्ट ऑफ एनी सोसाइटी। किसी भी देश के लिए, किसी भी समाज के लिए एक बहुत ही शर्मनाक चीज़ होती है जहाँ पे इंसानों को खरीदा और बेचा जाता है, जबकि हम आज 21वीं सदी में जी रहे हैं। और खरीदा और बेचा जाता यहाँ तक तो ठीक ही ठीक है, लेकिन साथ ही साथ उनके साथ बहुत ही जो है वो बहुत ही नेगेटिव बिहेवियर किया जाता है, बहुत ही गलत व्यवहार होता है उनके साथ। सो हर एक को जीवन जीने का अधिकार है और हर एक का जीवन उतना ही मूल्यवान है। So the second one is the human trafficking. It prevents traffic in human beings. And the third one is बेगार और forced labor. Forced labor, यहाँ पे हम बच्चों की बात नहीं करें, चाइल्ड लेबर को हटा के थोड़ा सा बात करते हैं यहाँ पे, कि अगर किसी व्यक्ति को महिला या पुरुष को जो है आप फोर्स लेबर में जो है इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो ये जो होता है ये बिगार में आता है। एंड इट इज़ अ क्राइम अंडर द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अगर आपके साथ कहीं में इन तीनों में से कोई चीज़ होती है या आप अपने आसपास इन तीनों में से कोई चीज़ होते हुए देखें, देन यू कैन फाइल अ PIL अगेंस्ट दीज क्राइम्स और द क्राइसिस।
Right to freedom of religion. Now, as we know that India is a country um, with the lot of religion, the people who are belonging the different type of the religion, Hindu, Muslim, Sikh, Isai, Parsi, बौद्ध, जैन, ओके। तो इस तरह की जो ये वेरिएशंस हैं, ये जो वेराइटीज़ हैं, ये जो डिफरेंसेस हैं, अलग अलग तरीके के जो रिलीजन पैटर्न हमारे यहाँ पे फॉलो होते हैं, ऐसी कंट्री के लिए एक जैसे यूनिटी बना के रखना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इसका भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है एक सॉल्यूशन निकाला था, और इस सॉल्यूशन में जो है हमने सेकुलरिज्म शब्द को ऐड किया है। द पीपल ऑफ द कंट्री हैव अ राइट टू फॉलो, प्रैक्टिस एंड प्रीच रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। हमारे देश में कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष से उम्र के ज़्यादा का व्यक्ति, क्योंकि 18 वर्ष तक तो आप अपने पेरेंट्स के अंडर में ही रहते हैं, तो उसके बाद जो है आप अपने मनपसंद धर्म को जो है वो अपने धर्म को मना सकते हैं, आप पूजा पाठ कर सकते हैं, आप अपने पूजा स्थलों का निर्माण कर सकते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म इज implicit in the preamble of Indian Constitution, which declares to secure to all its citizens liberty of thoughts, expression, belief, faith and worship। यानी आपको धर्म से जुड़े हुए विचारों का आदान प्रदान करने का, उनको जताने का, अपने विश्वासों को मानने का, उनमें कायम रहने का और पूजा पाठ करने का पूरा पूरा अधिकार दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ द वर्ड सेकुलरिज्म। दिस कॉन्सेप्ट इज एडेड लेटर ऑन in the Indian Constitution. This has been added in the 42nd Amendment Act in 1976। 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा सेकुलरिज्म को जो है वो इसमें ऐड किया गया था, ताकि हमारे देश में हम किसी भी तरह के धार्मिक भेदभाव के बिना सभी लोगों को धार्मिक आज़ादी दे सकें। सेकुलरिज्म जो है, इसके थ्रू हमने ये इंश्योर किया कि भारत का अपना कोई राष्ट्र धर्म नहीं होगा, बल्कि भारत में मनाए जाने वाले सभी धर्म जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, संविधान के लिए एक समान रूप से होंगे। Now the next is cultural and educational right. Again, India being a diverse country with a lot of ethnic backgrounds, religious influence, cultures and identity। जैसे कि हमने देखा कि हमारे देश में हर थोड़ी दूर पे जो है लैंग्वेज बदल जाती है, बोली बदल जाती है, लोगों का रहन सहन बदल जाता है, उनकी फूड हैबिट्स बदल जाती है, उनकी क्लोथिंग पैटर्न्स चेंज हो जाते हैं। तो जब हमारे पास इतनी डाइवर्सिटीज़ हैं, तो इस तरीके की कंडीशन में जो माइनॉरिटीज़ हैं, स्पेशली जो माइनॉरिटीज़ हैं, उनको जो है किसी भी तरह के इनसिक्योरिटी फील ना हो, उनके लिए जो है स्पेशली ये राइट बनाया गया है, वेदर इट इज़ फॉर ईच एंड एवरी सिटीजन, बट स्पेशली यहाँ पे हम उन्हें मेंशन करेंगे। सी, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिवली इरेडिकेट दिस प्रॉब्लम बाय मेकिंग अ प्रोविजन। अब ये जो डाइवर्सिटी की जो प्रॉब्लम है ना, डाइवर्सिटी है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो है वो यूनिटी को बनाए रखना बहुत मुश्किल हो सकता है। तो इस प्रॉब्लम को जो है आगे बढ़ने के पहले ही हमने उसका सॉल्यूशन निकाल दिया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इसका सॉल्यूशन निकाल दिया। इन द आर्टिकल नोन एज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटी ग्रुप, these rights are enabling them to conserve their heritage and protecting them against discrimination। अब माइनॉरिटीज़ हैं तो हो सकता है, मोस्ट ऑफ द टाइम माइट बी दिस इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि जो है वो मेजॉरिटीज़ के थ्रू डिस्क्रिमिनेटेड हों, डोमिनेट हो सकते हैं, है ना, होते हैं, ये ज़रूरी नहीं है, हो सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स देकर उन्हें पहले ही प्रिजर्व कर दिया गया है, पहले ही सेव कर दिया गया है कि इस आर्टिकल के थ्रू, इस राइट के थ्रू जो वो है अपने कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स को आराम से इंजॉय कर सकते हैं। Now the last but not the least, this is the right to constitutional remedies. It is by this right that people of the country have the right to approach the courts if they feel that any of their fundamental right has been violated by the state. Article 32 confers the right to remedies for the enforcement of the fundamental rights of an citizen। अब राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ क्या है, यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी जो कि मैं अपने बच्चों को भी बताती हूँ जब मैं जो है फंडामेंटल राइट्स पढ़ाती हूँ क्लासेस में।
तो ये जो ऊपर के 5 राइट्स हैं, इनकी तब तक कोई वैल्यू नहीं है जब तक कि आपके पास ये छठा राइट नहीं हो। दिस इज अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, है ना। संवैधानिक उपचार, संवैधानिक उपचार मतलब क्या? अगर आपका फ्रीडम कहीं हर्ट होता है, अगर आपकी डिग्निटी हर्ट होती है, अगर आपको इक्वलिटी नहीं एक्सेस होती है ना, आपके साथ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन होता है सोसाइटी में, देन टू होम यू हैव टू कंप्लेन। आप अपनी फरियाद लेकर कहाँ जाओगे? आपके पास कोई एक ऐसी अथॉरिटी होना चाहिए, आपके पास ऐसी कोई जो है वो एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जो इन सब के प्रोटेक्शन के लिए काम करता है। So, this right to constitutional remedies provides us the same facility. The Supreme Court termed this article as basic feature of the Constitution. Supreme Court ने इसको जो है वो Constitution का basic feature माना है. It's soul, it is soul and heart of the Constitution. और इसको हमारे देश का soul and heart, आत्मा और हृदय कहा है ना। या ये हम कह सकते हैं कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो है वो हमारे भारत के संविधान की आत्मा है। आत्मा इसलिए क्योंकि अगर यही चीज़ नहीं होगी, आप किसके लिए कंप्लेन कर रहे हैं, किसके अगेंस्ट कंप्लेन कर रहे हैं, आपके पास शिकायत करने के लिए कोई चीज़ होनी चाहिए, आपको न्याय दिलवाने के लिए कोई संस्था होना चाहिए, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आपको वही चीज़ प्रोवाइड करता है। सो इट इज़ कॉल्ड द सोल एंड हार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो होप यू अंडरस्टूड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ओके, तो इसी के साथ हमारे 6 जो राइट्स है वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। हमने 6 राइट्स के बारे में शॉर्टली बहुत अच्छे तरीके से जानने की कोशिश की है। इन ईजी वे आई डिस्क्राइब ऑल द राइट्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, द फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट। अब इन फंडामेंटल राइट्स के स्पेशल फीचर्स क्या हैं? व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ दीज फंडामेंटल राइट्स? तो कुछ जो है वो इनके इंपॉर्टेंट फीचर्स जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, इट इज़ अ मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया बोरोड फ्रॉम यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन। मैग्ना कार्टा जैसे कि जो कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक लॉन्च जब यूएसए में बनाया गया था, तो मानव अधिकारों की श्रृंखला जो है वो उनको दी गई थी। तो वही है जो कॉन्सेप्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जो है वहाँ से उठाया है। एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। दीज फंडामेंटल राइट्स आर कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, which is borrowed by the USA Constitution, defended and guaranteed by Supreme Court। जैसे कि हमने देखा था राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ में सुप्रीम कोर्ट ये इंश्योर करती है कि आपके जितने भी राइट्स हैं वो सिक्योर रहें, वो उनको डिफेंड करने का काम करती है, उनकी गारंटी देने का काम करती है। आज के समय में गारंटी कौन देता है? डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट देती है आपको आपके राइट्स के लिए। सो इट डिफेंडेड एंड गारंटीड बाय सुप्रीम कोर्ट। फंडामेंटल राइट्स आर नॉट परमानेंट, ये परमानेंट नहीं है ना। वेदर दीज आर योर राइट्स, बट ये परमानेंट नहीं है। तो किस कंडीशन में ये परमानेंट नहीं रहेंगे वो भी देख लेते हैं। कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी एक्सेप्ट ओनली द राइट अंडर आर्टिकल 20 एंड 21। केवल चाइल्ड लेबर और एक्सप्लॉयटेशन को छोड़ के बाकी सारे जो राइट्स हैं वो नेशनल इमरजेंसी के समय फ्रीज हो सकते हैं। ओके, सो दैट्स वाई वी कॉल इट दीज आर नॉट परमानेंट। ठीक है, तो ये जो है कुछ फीचर्स हैं फंडामेंटल राइट्स के। अब ये अलग अलग आर्टिकल्स में मेंशन है, और कौन से आर्टिकल से किस आर्टिकल तक जो है वो कौन सा फंडामेंटल राइट मेंशन है आपका, उसकी क्या क्या डिटेल्स हैं, ये फिलहाल अभी यहाँ स्लाइड में इतना डिटेल बता पाना पॉसिबल नहीं है। बट डेफिनेटली इफ़ यू वांट द डिटेल्स देन आई विल प्रोवाइड सम PDF टू यू। So if you want it then you can mention your comment, और जैसे ही आपको इसकी डिटेल चाहिए तो मैं इसकी डिटेल आपको डेफिनेटली प्रोवाइड करवा सकती हूँ। तो होप कि आज आप लोगों को फंडामेंटल राइट समझ में आया होगा, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हर एक क्लास के लिए, राइट फ्रॉम 6 to 10th अगर हम CBSE बेसिस पे बात करते हैं, और ना केवल बुक लेवल पे या एकेडमिक लेवल पे, बल्कि हमारे डे टू डे लाइफ के लिए भी इनकी ज़रूरत और इनका जो नॉलेज है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि कई बार आधे ज्ञान के जो अधूरे ज्ञान की वजह से जो है हम काफ़ी सारी गलतियाँ भी कर बैठते हैं। तो बजाय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को डिटेल में समझने के, हम अगर इसकी छोटी छोटी चीज़ों को समझ लें तो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। सो फॉर टुडे इतना ही। आज के लिए जो है वो मैं आपको नमस्कार बोलना चाहूँगी। इसके बाद जैसे कि मैंने आपसे कहा था
कि आपको अगर इनके PDF चाहिए तो मैं डेफिनेटली आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ। देन जय भारत।